अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत से दोस्त फेसबुक के ग्रुप में ईआरपी या सैप के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि फेस्को ने जूनियर इंजीनियर के टेस्ट में ईआरपी या सैप को भी शामिल किया है। तो मैंने सोचा कि ईआरपी या सैप पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि मेरा भी फ़ायदा हो सके और आपका भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि ईआरपी या सैप होता क्या है। उसके लिए मैंने एक वीडियो के क्लिप को यूज़ किया है। ये सर ईआरपी या सैप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको ईआरपी के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सके। अगर मैं ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊं कि ईआरपी सॉफ्टवेयर के बेसिकली इट्स कॉल्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि एसएपी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था 1972 के अंदर, और सबसे पहला सॉफ्टवेयर था एमआरपी 1 के नाम से, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया एमआरपी 2 के नाम से, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग के नाम से। तीसरा वो इंट्रोड्यूस कराने का एमआरपी 1, एमआरपी 2। फर्स्ट इज मटेरियल एंड सेकंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स एंड प्लानिंग। तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर थे कि अगर आप मटेरियल ले रहे हैं तो मटेरियल के रिसोर्सेज की प्लानिंग ऐसी हो जाए कि हमें वेयर हाउस ना लेने पड़े, उसको स्टॉक ना करना पड़े, हमें इसके ऊपर प्रिडिक्शन करनी पड़े कि कैसे कैसे कब कब किस किस चीज की जरूरत है। तो इन्होंने जो एक सॉफ्टवेयर बनाया था 1972 के अंदर, इसको जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जर्मनी में, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। यानी आपको पहले से चीजें लेके रखनी नहीं पड़ती थी, आपको डिमांड के अकॉर्डिंगली वो बताता था कब कब कितनी कितनी चीजें आपको लेनी चाहिए। तो एमआरपी के बाद एमआरपी 1 के बाद एमआरपी 2, एमआरपी 2 के बाद अब तीसरा, अगर हम होते तो शायद सोचते कि अब एफआरपी भी आना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स प्लानिंग। फिर इसके बाद एचआरपी भी होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मगर उन्होंने फिर एक नाम दिया, नाम था ईआरपी। अब ई स्टैंड फॉर एंटरप्राइज। अब आप एंटरप्राइज कह दें, ऑर्गेनाइजेशन कह दें या कंपनी कह दें, तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या एंटरप्राइज, इन तीनों में जो मेन चीज है उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें तो 5 से 6 डिपार्टमेंट मिले तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। नंबर 1, सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट, दूसरे नंबर पे फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, सप्लाई चेन एंड आईटी। ये डिपार्टमेंट मिले तो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो इन तमाम डिपार्टमेंट में, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इन डिपार्टमेंट के लिए चलने के लिए कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया एसएपी ने कि उन्होंने ईआरपी नाम रखा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब उसके रिसोर्सेज में क्या है, फाइनेंशियल का मॉड्यूल फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट फॉर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इसी तरह प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसी तरह बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन एंड प्लानिंग उसके लिए। इसी तरह ये सारे सॉफ्टवेयर बना के डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने रख दिए कि अब आप इसको इंटरलेट करते रहें। अब क्योंकि ये बहुत महंगी एक आइटम है, तो जितनी कंपनीज हैं वो सबसे पहले एक मॉड्यूल खरीदती हैं। फाइनेंशियल का मॉड्यूल सबसे ज्यादा बिकने वाला था, क्योंकि हर कंपनी को अपने फाइनेंस को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। तो वो अपना फाइनेंस ले लेते थे और उसको डिप्लॉय करते थे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल का मॉड्यूल बिका, फिर दूसरे नंबर पे सप्लाई चेन, अब तीसरे नंबर पे इस वक्त सप्लाई चेन और सीआरएम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो ईआरपी क्वेश्चन ये करता क्या है, इसका फायदा क्या है। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूं। एग्जांपल ये है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त ईआरपी डिप्लॉय हुआ है। जितने लोग जाके टेस्ट करवाते हैं तो सबसे पहले डाटा एंट्री की जाती है। जब डाटा एंट्री होती है तो एक इंफॉर्मेशन आ जाती है पेशेंट की कि कौन किस जगह से किस लिए आया हुआ है, उसके टेस्ट की रिपोर्ट बनती है। अब जब सिस्टम के अंदर वो टेस्ट की रिपोर्ट बनती है तो ईआरपी वहां पर क्या प्लानिंग करता है कि वो जितने टेस्ट एक दिन में हो रहे होते हैं, जिस जिस टाइम पे हो रहे होते हैं, वो उस लोकेशन को फाइंड आउट करता है किस जगह पे कैंसर के पेशेंट ज्यादा हैं, किस तरह का कैंसर किस किस जगह पे फैल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये रेशो इस तरह ही रहे तो इसके ऊपर ये भी प्रिडिक्शन कर देता है कि आपको 6 महीने बाद कितने बेड चाहिए
कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स चाहिए और कितनी आपको मेडिसिन रिक्वायर्ड होगी, ये सारी प्लानिंग करके वो आपको देता है और ये भी बता देता है कि इसकी कॉस्ट किस किस जगह के ऊपर है। तो इस रिपोर्ट के ऊपर जो उसने अपने फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन कह दें, इंटेलिजेंस कह दें, उसने निकाल के दिया कि किस जगह में कितना कितना कैंसर किसकी वजह से फैल रहा है। अगर आपने इसको कंट्रोल ना किया तो ये अगले 5 सालों में कितना होगा। दूसरी एग्जांपल देने लगा हूं, आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, KFC जाते हैं, बर्गर खाने जाते हैं। अब एक कंज्यूमर बिहेवियर है, एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। अब मैं कंज्यूमर हूं और मैकडॉनल्ड या KFC एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर शो करेगा। जब कंज्यूमर दरवाजे से अंदर एंटर होता है, होते साथ ही वो एक बोर्ड को देखता है, सामने उन्होंने मुख्तलिफ मील के प्राइजेस लिखे होते हैं। वो उस बोर्ड को देखता है तो एक पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, वो बाकियों को स्मॉल ही साइज रहने देते हैं, एक पिक्चर को बड़ा कर देते हैं। अब कंज्यूमर के बिहेवियर है, जिसकी पिक्चर बड़ी है हो सकता है बर्गर भी बड़ा ही होगा, ठीक। तो वो उसको देखता है, उसकी प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 350, देखेगा सारों को, डिसाइड एक ही करेगा। करने के बाद वो एक क्यू में जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर आगे जाता है, उसको सेल्स मैनेजर उसके साथ बात करती हैं और उसे पूछती हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट सर। वो इतनी तेजी में बोलिए क्योंकि उसे सारा दिन यही काम है, मगर कंज्यूमर को बात का समझ नहीं आती उसने बोला क्या है, तो वो कहता वो जिंगर बर्गर। अब उसने कुछ की इन किया सिस्टम के अंदर, जब वो की इन करती है तो उसके बाद साथ ही आपसे पूछती है कि विच चीज और विदाउट चीज, तो आप कहते हैं हाँ चीज के साथ ही कर लो। वो फिर एंटर करती है, फिर कहते हैं फ्राइज कौन से लेने, लार्ज, स्मॉल, मीडियम। फिर आपसे पूछा जाता है कि कोक लेंगे, स्प्राइट लेंगे, फांटा लेंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मुड़ के ऊपर देखें दोबारा कि उसके अंदर ये चीजें थी कि नहीं। आप कहते हैं हाँ कोक भी कर दो और फ्राइज भी कर दो, ऑल टुगेदर बिल बना के कहते हैं 650। अब आप कहते हैं कि मैंने जो मील सेलेक्ट किया था वो 350 का था, तो ये 650 कैसे हो गए। एनीवेज, अब क्योंकि इज्जत का मामला आएगा तो आप फिर 1000 का नोट निकाल के देंगे। जब 1000 का उसको नोट निकाल के देंगे, उसने आपको चेंज वापस किया, उसके बाद एक ट्रे पकड़ेगी, पीछे मुड़ेगी, एक बर्गर जो ऑलरेडी बना हुआ है वो उठा के रखेगी, फ्राइज रखेगी, बॉटल आपको दे देगी, आपको बर्गर मिल गया। इस बर्गर को मिलने में, इस ऑर्डर को लेके आपको बर्गर डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा। मैंने अक्सर ये क्वेश्चन किया तो लोग कहते हैं कि सर इसमें 5 मिनट लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं 10 मिनट लगते हैं। मैं उनको कहता हूं कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप टाइम को कैलकुलेट करें, इतना टाइम कितना लगा। ये टोटल 10 से 20 सेकंड लगते हैं। इंटरव्यूज के अंदर अगर आप 10 सेकंड कभी काउंट करें, अगर मैं भी करूं, दस सेकेंड इंटरव्यू में अगर आपकी खामोशी हो तो इसका मतलब आपको आंसर नहीं आता। 10 सेकेंड बहुत टाइम होता है। 10 से 20 सेकेंड के अंदर आपको ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाता है। अब मैकडॉनल्ड का और KFC का दावा है कि हमारे बर्गर का टेस्ट, जिसको बर्गर की लाइफ बोलते हैं, दैट इज ओनली फॉर 5 मिनट्स, उसके बाद उसका टेस्ट नहीं रहता। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर 20 सेकंड में मेरा ऑर्डर उसने लिया, बर्गर पहले से बना हुआ था, तो इसका मतलब है ये बर्गर पुराना है। ऐसा नहीं है। मैकडॉनल्ड्स और KFC इन पाकिस्तान, मेरे कुछ स्टूडेंट वहां पे काम करते हैं, बताया कि उठा के बिन में फेंक देते हैं। 5 मिनट से ज्यादा वाले बर्गर को उठा के बिन में फेंक देते हैं। ट्रू इन पाकिस्तान। कैसे पता चला कि एक बंदा 12:05 पे आएगा और आके जिंगर मांगेगा और विद चीज वाला मांगेगा, उसके लिए पहले से तैयार कर रखो। वो बर्गर जो बन के वहां पे शेल्फ में पड़ा वो 1 मिनट पहले बना या मैक्सिमम 2 मिनट पहले बना। ये कैसे प्रेडिक्ट हुआ? किचन वाले से पूछा गया, उसने कहा जी मुझे कुछ नहीं पता, एक LCD लगी हुई है, उसके ऊपर जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डेटा आता है, उसको डेटा मिलता रहता है कि जी आप 12:05 पे 3 जिंगर बना दें, 12:06 पे 2 और बना दें, 12:07 पे 10 बना दें। ये जो प्रिडिक्शन है उसको कहां से मिली? लास्ट 6 मंथ्स में मंडे वाले दिन अगर कोई 12:05 पे आए तो लास्ट 6 मंथ में मंडे को कितने लोग आए
और उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया उसने उसको सेव कर लिया और उसके ऊपर प्रिडिक्शन दे दी कि आपने 12 बज के इतने इतने मिनट पे इतने बर्गर तैयार रखने हैं। सारे दिन की प्रिडिक्शन ऑलरेडी पहले से किचन एंड के पास पहुंची होती। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि सर ये कैसे हो सकता है? वो ना सिर्फ ये बताता है कि अगले मंडे को कितने बर्गर खाए जाएंगे, बल्कि ये भी बताता है कि एक महीने में 4 मंडेज होंगे तो कितने बर्गर होंगे? नहीं। 6 महीने में कितने मंडेज होंगे? नहीं। 5 साल में 5 साल में कितने मंडेज और कितना बर्गर लोग खाएगा, सालों की प्रिडिक्शन देता है। क्वेश्चन, क्या जिंगर ही खाते रहेंगे लोग? नहीं। सॉफ्टवेयर ईआरपी के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे जैसे लोगों का ट्रेंड चेंज होता जाएगा, ये पीछे से अपनी डायनामिक्स चेंज करता रहता है। कितना चीज कब चाहिए, कितने बर्गर कब चाहिए, वो सारे के सारे जब वो इकट्ठे कर लेता है तो उसके ऊपर ये 90 to 95 एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, जिसके ऊपर जितने भी दुखाने वाले हैं वो आके इसको ये प्रिडिक्शन देता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को प्रिडिक्शन देता है, अभी आपकी सेल इतनी है, इतना प्रॉफिट आपने कमाया, इतने अरसे बाद अब इतना कमाएंगे अगर ये कुछ चीज़ों को कंट्रोल करें तो। अब हम ईआरपी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ईआरपी स्टैंड्स फॉर। तो ऑप्शन ए है इंटरप्राइज रिसर्च प्लानिंग, ऑप्शन बी है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्शन सी है एंटरप्राइज रिसोर्स पैकेज, ऑप्शन डी है एंटरप्राइज रिसर्च पैकेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ एट हार्ट ऑफ एनी ईआरपी सिस्टम। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है एम्प्लॉयज़, ऑप्शन सी है कस्टमर्स, ऑप्शन डी है डेटाबेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 3 है ईआरपी पैकेज विल हैंडल डैश बिजनेस फंक्शनैलिटीज़। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 है ईटीओ स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए है इंजीनियर टू ऑर्डर, ऑप्शन बी है इंजीनियर टू ऑफर, ऑप्शन सी है एंटरप्राइज टू ऑर्डर, ऑप्शन डी है एंटरप्राइज टू ऑफर। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो होगा ए, इंजीनियर टू ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 है बीपीओ स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए है बिजनेस प्रोसेस आउट, ऑप्शन बी है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है बिजनेस प्रोसेस ऑफिस, ऑप्शन डी है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है द पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकल टू ई कॉमर्स। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी है कैश ऑन डिलीवरी, ऑप्शन सी है चेक, ऑप्शन डी है ई कैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ई कैश। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट मेथड इज़ वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन ए है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी है नेट बैंकिंग, ऑप्शन सी है डेबिट कार्ड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 है बीपीएम स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए है बिजनेस प्रोसेस मैनेज, ऑप्शन बी है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है बिजनेस प्रोटोकॉल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है एमएनसी स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए है मल्टीपल नेशनल कंपनीज, ऑप्शन बी है मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑप्शन सी है मल्टीनेशनल क्रेडिट्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, मल्टीनेशनल कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 10 है ईआरपी सिस्टम इज़ बिल्ट ऑन डैश यूटिलाइजिंग अ कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ऑप्शन बी है इंडिविजुअल डेटाबेस, ऑप्शन सी है मॉड्यूलर डेटाबेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ ईडीआई। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस, ऑप्शन बी है एक्सचेंज डाटा इंटरचेंज, ऑप्शन सी है एक्सचेंज डाटा इंटरफेस, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 12 है वेब ईआरपी इज़ सूटेबल फॉर।
ऑप्शन ए है ओनली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन बी है ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन सी है मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 है अंडर व्हाट मेथड पेमेंट इज़ मेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी। ऑप्शन ए है कैश ऑन डिलीवरी, ऑप्शन बी है डेबिट कार्ड पेमेंट, ऑप्शन सी है क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, कैश ऑन डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 14 है ईआरपी स्पोर्ट्स डैश करेंसी वैल्यूज़। ऑप्शन ए है मल्टीपल, ऑप्शन बी है सिंगल, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 15 है MRP स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्शन बी है मास्टर रिसोर्स प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है मैनेजमेंट रिएक्शन प्लानिंग, ऑप्शन डी है मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है द फर्स्ट स्टेप इन बिजनेस स्ट्रेटजी इज़। ऑप्शन ए है प्लानिंग, ऑप्शन बी है डेवलप ब्लूप्रिंट, ऑप्शन सी है मार्केटिंग, ऑप्शन डी है असेसमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन गोल। ऑप्शन ए है डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी है सिस्टम, ऑप्शन सी है रिसोर्स, ऑप्शन डी है एंटरप्राइज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश आर पीपल हु हैव डेवलप्ड द ERP पैकेजेस। ऑप्शन ए है कंसल्टेंट्स, ऑप्शन बी है एंड यूज़र्स, ऑप्शन सी है एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, ऑप्शन डी है वेंडर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, वेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 19 है हु इज़ हेड इन ERP इम्प्लीमेंटेशन टीम। ऑप्शन ए है प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, ऑप्शन सी है वर्क टीम, ऑप्शन डी है टेक्निकल सपोर्ट टीम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, एग्जीक्यूटिव कमेटी। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सेस फैक्टर ऑफ ERP सिस्टम। ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट प्लानिंग, ऑप्शन बी है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ऑप्शन सी है फेज्ड अप्रोच, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो यही आज की हमारी वीडियो थी, इम्पोर्टेंट MCQs अबाउट ERP/SAP। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।